अवकलज के अनुप्रयोग में वर्धमान और ह्रासमान फलनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय 12 नंबर तक कर चुके थे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करना है, तो देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 13 पे लिखा हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, मतलब आपको अंतराल पता लगाने हैं कौन से, जिनमें f of x is equal to sin x plus cos x, where x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2 pi। ये फंक्शन दिया गया है और यहाँ जो आप x देख रहे हैं उस x के बारे में आपको बातें बताई गई कि x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है लेकिन 2 पाई से छोटी या उसके बराबर है। ये x के बारे में आपको बताया गया है। द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। आपको ये पता लगाना है, इंटरवल पता लगाना है और जिनमें, उन इंटरवल्स में जिनमें फलन जो कि दिया गया है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, वो वाले इंटरवल्स आपको पता लगाने हैं। इंटरवल पता लगाने के लिए आपको याद होगा करते क्या है, सबसे पहले f(x) का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन x। ठीक है। अब फलन के वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए हमको x के मान चाहिए और x के मानों के लिए हम f डैश x को 0 के बराबर लेंगे। x के मानों के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की जगह ये नोट कर देंगे हम इस पे से माइनस साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। कॉस x माइनस साइन x है, मुझसे धोखे से पहले माइनस साइन x लिख गया, प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये साइन x राइट हैंड साइड पे जा करके प्लस हो जाएगा। फिर आप इसके साथ 1 तो मान सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में गुणा में 1 माना जा सकता है। फिर इस cos x को उधर भेज दीजिए, यहाँ 1 इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। अब साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, tan x, तो tan x इज इक्वल टू 1। अब आप याद करिए कि tan x इज इक्वल टू अगर 1 है तो tan जो होता है वो कौन कौन से एंगल के लिए +1 मिलेगा आपको। एक तो 45 के लिए तो बिल्कुल मिल जाएगा। x आपका 0 से 2 पाई के बीच लेना है ना, मतलब 0 से 360 के बीच ऐसे सारे एंगल देख लो जिनके लिए tan की वैल्यू 1 होती है। एक तो 45 डिग्री पर तो कन्फर्म है, और एक कहाँ मिलेगा tan और कहाँ प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में अगर प्लस होता है तो 180 प्लस 45 225 के लिए मिलेगा। इसका मतलब है आपका जो tan x इज इक्वल टू, एक तो tan 45 मीन्स π/4, और कहाँ पर +1 मिला 225 डिग्री, 225 को पाई में बदलो 5 π/4। भाई π/4 मतलब 45, और 45 का 5 गुना होगा 225 आपका, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, तो 5 π/4। इस तरह से हमने क्या किया, देखो 0 से 360 के बीच जितने भी एंगल ऐसे पड़ते थे जिनके tan की वैल्यू 1 थी वो सब हमने निकाल लिया। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यूज आपको क्या मिलेंगे, एक आ गई π/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 π/4। ठीक है। अब इस तरह से हमारा जो ये एक बाउंड्री लाइन दी गई थी कि x आपका 0 से 2 पाई तक होना चाहिए, उसे हम पूरे इंटरवल को देखते हैं 2-3 असंयुक्त अंतरालों में हम तोड़ सकते हैं। असंयुक्त का मतलब ये होता है कि एक अंतराल का कोई भी नंबर दूसरे अंतराल से कॉमन नहीं होगा, सर्वनिष्ठ नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं, आपने किए होंगे खुद, आपको भी अंदाजा होगा इस बात का।
अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, उसके एक तरफ क्या लिख दूं 0 और दूसरी साइड क्या लिख देना चाहिए 2 पाई। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे इंटरवल में व्यक्त करेंगे तो कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ ये साइन लगा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, क्लोज्ड इंटरवल लगाएं कि ओपन इंटरवल लगाएं? क्लोज्ड इंटरवल लगाना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है। तो 0 एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ 2 पाई। ये π/4, π/4 कहीं यहां पर पड़ जाएगा, और 5 π/4 जो कि 225 डिग्री है, इससे थोड़ा कम पे आ जाएगा यहां पे 5 π/4। अब इस तरह से आप देखें आप कितने इंटरवल बना सकते हैं। एक ये अंतराल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। तो पॉसिबल इंटरवल्स, संभावित अंतराल, कितने पॉसिबल इंटरवल्स बन पाएंगे ये हम देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? एक तो 0 से π/4, 0 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल, π/, की तरफ ओपन कर लो, फिर एक ये बन जाएगा, इसमें हमने π/4 लिखा, और ये 5 π/4। इसके बाद नेक्स्ट एक ये और इसका बन जाएगा, तो 5 π/4 2 पाई और 2 पाई की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। अब इनमें बारी बारी से एक एक इंटरवल में हम चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल में दिया गया फलन वर्धमान है और किस में दिया गया फलन ह्रासमान है, और ये चेक करना बड़ा आसान है। इसके लिए क्या करते हैं बता सकते हैं? आपको याद है क्या करेंगे? किस इंटरवल पे दिया गया फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है, कैसे चेक करेंगे आप? जैसे इस इंटरवल का चेक करना है, तो इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उसे कहां रख दो, fx में कि f'(x) में? fx में, f'(x) में। अगर f'(x) प्लस आ जाए तो वर्धमान हो जाएगा, अगर f'(x) नेगेटिव आ जाए तो उस वाले अंतराल पर दिया गया फलन ह्रासमान आ जाएगा। तो ओ आप देखिए, सबसे पहले इस अंतराल पे चेक करते हैं। अंतराल 0 to π/4, 0 to π/4 में f'(x), इसके बारे में बताइए क्या होगा। देखो 0 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगे ना, इसका मतलब आप 0 भी ले सकते हो, तो 0 से ही चेक कर लो भाई। आप 0 ले सकते हो ना, तो फिर 0 से चेक कर लो भाई, जो इजी पड़ेगा हम उससे चेक करेंगे। अगर इसमें cos 0 माइनस sin 0, sin 0 का मान 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो प्लस ये 1 आ गया, प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आ गया। प्लस आ गया मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन 0 है, अतः अंतराल 0 to π/4 पर आप दिया गया लिख सकते हो, आप क्वेश्चन से शब्द उठा सकते हो, प्रदत्त फलन कैसा है बताइए? वर्धमान है। ठीक। अब दूसरे इंटरवल पे चेक कर लो। अंतराल π/4 to 5 π/4 पर f'(x) के बारे में बताइए। π/4 मतलब 45 डिग्री और 5 π/4 मतलब 225 डिग्री। तो 45 डिग्री से लेकर 225 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल आप लेके चेक कर लो, कोई भी एंगल ले लीजिए। 45 और 225 के बीच 90 भी आता है, 180 भी आते हैं, ये सब एंगल पड़ेंगे। 90 से चेक कर लो। cos 90 0 और sin 90 1, तो ये 0 माइनस 1 क्या वैल्यू आ गई? -1। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गई।
नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, ठीक है। अतः अंतराल π/4, 5π/4 में प्रदत्त फलन ह्रासमान है। इस वाले अंतराल पे वर्धमान था, यहां ह्रासमान आ गया। इसके बाद इस वाले इंटरवल पे चेक कर लो, अंतराल 5π/4, 2π पर f डैश x, 5π/4, 2π, 225 से और 360। और देखो आप तो 2π भी ले सकते हो ना, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो आप 2π से चेक कर लो। cos 2π माइनस साइन 2π, cos 2π की वैल्यू 1 और साइन 2π की 0। देखो आप ऐसे ध्यान रखा करो, कैसे ये आपको काफी हेल्प करेगा। देखो यहाँ 0 आता है, यहाँ π/2 आता है, यहाँ पर पाई आता है और ये 3π/2। आप एक चक्कर घूमोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। तो 2π किस जगह पर आ रहा है, 0। इसका मतलब 2π और 0 इक्विवेलेंट बनेंगे। आप चाहो 2π पर निकालना, जिसकी वैल्यू 2π पर चाहिए आप 0 पर निकाल के चेक कर लो। तो cos 2π का मान वही होगा जो cos 0 का होगा, और sin 2π की वैल्यू वही होगी जो sin 0 की होगी, क्योंकि 2π और 0 एक ही जगह पर तो पढ़ते हैं यहाँ करके। तो cos 2π की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। और sin 2π की वैल्यू वही होगी जो sin 0 का मान होगा। sin 0 का कितना, 0। तो 1 माइनस 0, 1 आया। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव। ऐसे एंगल और भी बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, अगर कभी 5π/2 आ जाए, 6π/2 आ जाए, 7π/2 आ जाए, तो इन सब के मान आप ऐसे निकाल सकते हो। cos π का मान वही होगा जो cos 3π का होगा। 2 3 6, 3π, ये 6π/2 क्या बनेगा, 3π बना। तो cos π की वैल्यू वही होगी जो cos 3π की होगी। तो अगर cos π -1 है तो cos 3π भी -1 होगा। क्यों, आ तो उसी जगह पर रहा है। अरे सेम जगह पर आएगा तो एंगल की वैल्यू बदल क्यों जाएगी, आप खुद सोचिए थोड़ा सा, है कि नहीं। π/2 साइन हो, cos हो, tan हो, कुछ भी हो, उसके लिए जो π/2 की वैल्यू होगी वही 5π/2 की वैल्यू भी आएगी, क्योंकि वो भी तो एंगल उसी जगह पर पड़ता है आकर के। तो कैसा मिला आपको, पॉजिटिव मिला, इज ग्रेटर देन 0। अतः अंतराल 5π/4, 2π पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। इन्होंने ये पूछा था प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है, ठीक है। तो वर्धमान 2 अंतरालों पर है, एक इस पर है और एक इस पर है, और ह्रासमान केवल इस इंटरवल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद सीधे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 पे जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कैपिटल आर पर। डू यू नो द कैपिटल आर, व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर आपको सिद्ध करना है कि ये वाला फलन एक वर्धमान फलन है। ऐसा एक क्वेश्चन जब हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, तो आई थिंक कि पहले ही क्वेश्चन पे लगाया था शायद, 7 नंबर पे जो कि मिला था मुझे, उसमें 7x - 3 था, इसमें 3x + 17 है, बस उतना सही फर्क है। और आप यू कैन गो बाई
टू मेथड्स, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। आप अवकलन करके भी कर सकते हैं और आप बिना अवकलन किए भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक मेथड से करूंगा, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरे मेथड से ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर ले लेंगे माना x1 और x2 both belongs to the set of all real numbers such that x1 is less than x2। देखिए x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं मैंने मान ली और इस प्रकार है ये कि उनमें से x1 छोटा है और x2 कैसा है, बड़ा। अब अगर ऐसा आपने मान लिया है और किसी तरह से आप ये अगर प्रूव कर देते हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से छोटी है तो फलन कैसा प्रूव हो जाएगा, वर्धमान। उसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ भी करके इसको ऐसा बनाने की कोशिश करो। तो बताइए सबसे पहले इसमें क्या किया जाए। देखो x में 3 का गुणा है और 17 जुड़े हैं, फिर भाई उस पर यही मुझे करना है। तो पहले 17 जोड़ना है कि पहले 3 का गुणा करना है, पहले 3 का गुणा करो। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x1 विल बी लेस देन 3x2। अब दोनों पक्षों में 17 जोड़ देते हैं तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में 17 जोड़ने पर ये 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17। अब आप ध्यान से देखें, अगर 3x प्लस 17 f ऑफ x हो सकता है तो 3x1 प्लस 17 क्या हो सकता है, f ऑफ x1। और 3x2 प्लस 17 और x1 इज लेस देन x2 लिया था और उसकी हेल्प से हमने f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 प्रूव कर दिया है। और ये इस बात का संकेत है कि दिया गया फलन r पर कैसा है, वर्धमान। अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा है बेटा, वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बेटा समझ नहीं आया भैया आपको, नहीं आया, नहीं आया आपको। अच्छा एक बार और देखो। अच्छा वर्धमान ह्रासमान की शर्तें मालूम है आपको। एक शर्त आपको बताई गई थी कि अगर x1 इज ग्रेटर देन नहीं, x1 इज लेस देन x2 है, इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 अगर हो जाए तो दिया गया फलन कैसा होता है, वर्धमान। निरंतर वर्धमान होता है, पर वर्धमान तो है कि नहीं। वही मैंने किया, x1 इज लेस देन x2 मान लिया और उसके बाद कोशिश करने लगे कि ये फलन बन जाए मुझे मेरे पास। तो 3x प्लस 17 मैंने देखा, यहां पर मैंने कोशिश किया वही काम x1 और x2 के साथ करवाने की। तो पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो ये बन गया 3x1 और ये 3x2 इज लेस देन लगा रहा। फिर दोनों साइड 17 हमने ऐड कर दिया, तो 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17। अब fx की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 17। अगर मैं आपसे fx1 पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, 3x1 प्लस 17। fx2 की वैल्यू क्या बताएंगे, 3x2 प्लस 17। तो बेटा वही तो लिखा हुआ है, 3x1 प्लस 17 को fx1 और 3x2 प्लस 17 को fx2, बीच में लेस देन लगा रहा। अब वही शर्त आ गई बिल्कुल, और अगर वही कंडीशन आ गई तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन वर्धमान है। अभी भी नहीं समझ आया, आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक फंक्शन दिया है e टू द पावर 2x। सिद्ध करिए कि r पर fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखो बेटा यहां पर भी जो x होगा इट विल बिलोंग टू r,
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर ये वाला फलन वर्धमान है, ये आपको प्रूव करना है। बड़ा इजी है, आप इसको कैसे कर सकते हो, हम इसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस से करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये f डैश x बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डेरिवेटिव e टू द पावर x मानोगे तो e टू पावर 2x आ जाएगा, फिर 2x का करोगे तो 2 और आ जाएगा, तो ये बनेगा 2e टू द पावर 2x। बउआ हो, ये f डैश x आ गया बेटा। अब x बिलोंग्स टू r पर f डैश x की वैल्यू कैसी होगी, मतलब अगर हम x की जगह पर वास्तविक संख्याएं लिखेंगे तो f डैश x का मान क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, कैसा आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लिखोगे तो 0 आएगा इसका मान। देखो e इज द एक्सपोनेंशियल एंड e हैज द वैल्यू बिटवीन 2 and 3, e का मान 2 और 3 के बीच में रहता है। अब यहां पर x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लिखोगे तो f डैश x की वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, 0 मिलेगी, क्या मिलेगी बताइए, पॉजिटिव मिलेगी। कैसे, अगर हमने x की जगह कोई माइनस का नंबर लिख दिया तो क्या होगा, रियल नंबर का सेट है ना, हमने x की जगह अगर कोई नेगेटिव नंबर लिख दिया, -2 लिख दिया, फिर क्या होगा, -2 लिखेंगे, e टू द पावर क्या हो जाएगा, -4, और e टू द पावर -4 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, कैसी आएगी, कैसी आएगी भाई, प्लस में आएगी, माइनस में, कैसी, प्लस, कैसे, अरे जबरदस्ती प्लस, कैसे प्लस, अच्छा बताओ। और आप कर सकते हो, कोशिश करोगे तो ही, लेकिन देखो आप बस माइनस देखा, हवाइयां उड़ गई आपकी, पता नहीं कहां पर आप सोते रहते हो। e की घात -4 ही तो है, अरे भाई इसे ऐसे कर दो, किसी नंबर की घात में लगा माइनस क्या कभी उस नंबर को नेगेटिव बना सकता है, कभी नहीं बना सकता, हम उसे बटे में ले जाएंगे, अब प्लस हो जाएगा वो। तो याद रख लीजिए एक चीज, किसी भी नंबर की घात में लगा माइनस का नंबर उसे कभी माइनस नहीं कर सकता, समझ आ रहा है, उसकी घात के माइनस को तो पल भर में चुटकियों में हटा सकते हैं हम, हटा दिया, देख लीजिए। तो किसी भी नंबर की पावर में लगा हुआ नेगेटिव नंबर उस पूरे नंबर को कभी नेगेटिव कर ही नहीं सकता यार, कभी नहीं कर सकता। तो आप कितना भी बड़ा माइनस लगा लो, प्लस लगाओगे तो प्लस रहेगा ही, x की जगह माइनस भी लिख दो ना तो भी इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आनी है, प्लस ही आनी है। इवन अगर आप 0 भी लिख देते हो इसकी जगह पर, 0 अगर आप लिख देते हो, e टू द पावर 0 हो जाएगा, एंड e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 into 2, दिस इज अगेन पॉजिटिव नंबर। तो आप x की जगह दुनिया का कोई नंबर लिख दो आके, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छोड़ करके, और ये वैसे भी अपरिभाषित है, इनको लिखना नहीं है आपको, कोई भी नंबर लिख दो, आपका ये फलन हमेशा कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव, मींस f डैश x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप 0 भी नहीं कर सकते हो इसको। क्या अगर हम ऐसा लगा देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, क्यों, इसका मतलब है कि x की किसी मान के लिए f डैश x को 0 के बराबर होना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए केवल ग्रेटर देन ही लगेगा। अब x बिलोंग्स टू r पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r पर दिया गया फलन कैसा है बेटा, वर्धमान है। एक चीज तो पहले दिमाग में बिठा लो, मैं तीसरी बार आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी नंबर की घात में लगा, कितना भी बड़ा नंबर आप लगा लो,
अगर हम e की घात में -1000 भी लगा देंगे तो आपको क्या लगता है कि ये माइनस हो जाएगा? नेवर, हो ही नहीं सकता। एक पल भर लगेंगे मुझे, मैं इसको प्लस कर सकता हूं। इसलिए किसी भी नंबर की घात में लगा नेगेटिव नंबर उस पूरे नंबर को माइनस कर ही नहीं सकता कभी, वो प्लस ही रहेगा। समझ आया? तो उस माइनस को देखकर आप डरे नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है। आप ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आप जल्दी से नोट कर लें, फिर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, सिद्ध करिए f(x) इज इक्वल टू sin x से प्रदत्त फलन ओपन इंटरवल 0,π/2 में वर्धमान है तथा ओपन इंटरवल π/2, π में ह्रासमान है। ओहो, एक सी पार्ट भी है, वो मैंने देखा ही नहीं था पहले, भी पढ़ते समय देखा हुआ है। ओपन इंटरवल 0 to π में ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। चलिए हम चेक कर लेंगे अभी बाद में। एक सी भी है 0 to π में, ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। इसको चेक करने के लिए ना हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। तो f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करिए। f' इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक इंटरवल पे आप चेक कर लो। पहले ये ले लो, अंतराल ओपन इंटरवल 0,π/2 पर f' के बारे में बताइए। 0 और 90 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो, क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ। तो 0 और 90 के बीच का कोई भी एंगल लो और f' चेक करो कैसा आएगा। तो 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल लोगे तो वो एंगल पहले चतुर्थांश का होगा, याद करिए। और पहले चतुर्थांश में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए f' भी कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा मींस ग्रेटर देन। क्या 0 के बराबर भी हो सकता है क्या? अगर π/2 ले रहे होते तो ये 0 के बराबर हो जाता, लेकिन ये निशान यहां नहीं लग सकेगा। अतः अंतराल 0,π/2 पर प्रदत्त फलन कैसा है बेटा? वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। b π/2 2 π पर चेक करना है आपको। अंतराल ओपन इंटरवल π/2, π पर चलिए इसके बारे में बताइए भाई मुझे। π/2 से π यानी कि 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में आप कौन से चतुर्थांश में रहेंगे? दूसरे चतुर्थांश में। भूल गए आप? अरे याद करिए वो चित्र 90 से और 180 के बीच ऐसे रहता था, ऐसा। तो यहां पर कॉस कैसा होगा? दूसरे चतुर्थांश में कोसाइन नेगेटिव। कौन कौन से में पॉजिटिव होगा? पहले में और चौथे में। दूसरे में नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मींस लेस देन 0, लेस देन 0। अतः अंतराल π/2, π पर प्रदत्त फलन ह्रासमान है, ठीक है। इसके बाद ये सी वाला पार्ट ले लीजिए। अंतराल 0 to π ओपन इंटरवल, इसमें कैसा होगा? तो देखो बेटा 0 से π का मतलब ये है f' आपका कौन सा फलन है? कोसाइन फलन है। कोसाइन फलन का अगर ग्राफ आप बनाने जाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरीके से।
यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई और यहां पर 3π/2। याद आ रहे हैं ना आपको? अब 0 से पाई की बात हो रही है, 0 से पाई के बीच में आप देखो 0 से π/2 तक फलन कैसा है? ह्रासमान। π/2 से पाई तक आपका फलन कैसा है? नहीं। अच्छा, फंक्शन तो ये वाला दिया गया है ना हमको, तो इसका ग्राफ मुझे बनाना चाहिए था। भाई चेक तो इस फलन को कर रहे हैं ना। देखो जब ये नेगेटिव आ जाता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि cos x ह्रासमान है, प्रदत्त फलन ह्रासमान है, तो हमें sin x का ग्राफ बनाना चाहिए। एंड सॉरी, मुझे sin x का कर्व यहां बनाना चाहिए। देखो गौर से, ये ऐसा, ये 0, π/2, पाई, यहां पर 3π/2 और ये 2π। 0 से पाई तक की बात हो रही, 0 से पाई। आप ध्यान से देखिए, 0 से π/2 तक फलन कैसा है? वर्धमान। पाई से π/2 तक फलन कैसा है? ह्रासमान। यहां भी आ रहा है, 0 से π/2 तक वर्धमान है और π/2 से पाई तक के बीच में ह्रासमान है। तो फिर 0 से पाई के बीच में कैसा है? 0 से पाई के बीच में हम देख रहे हैं कुछ दूर तक वर्धमान है, कुछ दूर तक ह्रासमान है, और जब कभी ऐसे अंतराल में आ जाए तो उसको क्या लिखा जाता है कि फलन ना तो वर्धमान है और ना ही। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, a व b से a व b से स्पष्ट है कि a व b से स्पष्ट है कि अंतराल 0, पाई में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, बस इस तरह से लिख देंगे। हो गया सिद्ध ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा देखिए लिखा हुआ है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान और ह्रासमान है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। बेटा देखिए, f(x) = 4x - 3, 4x - 3। देखो अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर, वहां से x का मान मिलेगा, फिर उसको हम इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। आप जानते हैं हमारे पास एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बता दें कि ना बताएं? बता दें। देखो आपने बोल दिया है तो सुन लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है और सीखिए कि ऐसे भी मेथड मैथमेटिक्स में हैं। उन्होंने पहले पार्ट में बोला है वर्धमान है। फलन के वर्धमान होने के लिए फलन f(x) के वर्धमान होने के लिए आवश्यक यह है कि जो f'(x) है इसकी वैल्यू 0 या 0 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। सोचो आप थोड़ा सा, ये तो शर्त होती है, जब f'(x) 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो आप मानते हो कि फलन कैसा है? वर्धमान है। अगर ये हटा दें तो अब क्या होगा?
अभी भी वर्धमान है, पर अब उसके साथ एक एडजेक्टिव लग जाएगा कि वो निरंतर वर्धमान हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वो तो केवल वर्धमान की बात कर रहे हैं ना, तो हम दोनों ले सकते हैं। इतनी बात नहीं समझ में आई? तो फलन f(x) के वर्धमान होने के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f डैश x, दैट इज 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। इसका मतलब x का मान 3/4 के बराबर या 3/4 से बड़ा होना चाहिए। अब 3/4 के बराबर या 3/4 से बड़ा, तो बड़े में कहां तक? इन्फिनिटी तक। भाई बड़ा होना चाहिए ना, तो इन्फिनिटी तक। इसलिए हम लिख सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू, इधर की तरफ एक साइड में कौन रहेगा? 3/4, और दूसरी साइड कौन आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल, और ये क्योंकि इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्लोज लगा सकते हैं। तो इस वाले अंतराल पर दिया गया फलन कैसा होगा? वर्धमान। हमने बराबर 0 नहीं लिखा, x की वैल्यू नहीं निकाली, इंटरवल्स नहीं बनाए, डायरेक्टली ये पता लगा लिया कि फलन अगर वर्धमान है तो इसके लिए x इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इसका बी पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। फलन f(x) के ह्रासमान होने के लिए फलन f(x) के ह्रासमान होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट f डैश x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर उन्होंने बोला होता कि निरंतर ह्रासमान है तो फिर हम इक्वल नहीं लगाते, केवल लेस देन ले लेते, बट उन्होंने कहा ह्रासमान बोला है तो मैं ले सकता हूं। f डैश x की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 4x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको उधर भेजिए, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 3, देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3/4। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका फलन पता लगाना कि फलन कहां पर ह्रासमान है, तो फिर आपको x की जो वैल्यू है वो 3/4 के बराबर या 3/4 से छोटी। अब 3/4 के बराबर या 3/4 से छोटी, तो छोटे में कहां तक जा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक रियल नंबर पे। इसलिए x बिलोंग्स टू, एक साइड देखो, इधर साइड कौन रहेगा? माइनस इन्फिनिटी। इधर साइड कौन रहेगा? 3/4 इज लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल, और इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल। इस तरह से ये वो अंतराल है जिस पर दिया गया फलन वर्धमान है, और ये वो अंतराल है जिस पर दिया गया फलन ह्रासमान है। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f पार्ट ए में वर्धमान है और बी में ह्रासमान है। चलिए अवकलन कर दीजिए। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप तो f डैश x विल बी, ये कितना आ जाएगा? 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, ये अभी आप इसमें से 6 कॉमन कर सकते हैं, फिर ये x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। और ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल में। नहीं था ऐसा, लगभग ऐसा ही था, बस उसमें बाहर 12 कॉमन आ गया था, और हमारे इसमें बाहर क्या कॉमन आ गया है? 6 कॉमन आ गया है। और कौन सा क्वेश्चन था वो? एग्जाम्पल नंबर 11। तो भाई देखो, अब इसमें आगे बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, और कौन सा नियम का इस्तेमाल करेंगे?
वेरी गुड, DYS नियम का इस्तेमाल करेंगे। DYS नियम क्या होता है? डू योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप से इसको करना है। बस डिफरेंस इस बात का है कि और किसकी तरह करना है? एग्जाम्पल नंबर 11, कंफर्म ना? एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह से आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। बस इसमें 6 बाहर आया है, उसमें बाहर 12 था, तो बाहर वाले नंबर से तो वैसे भी मतलब नहीं रहना है आपको, ठीक है, आप इसको खुद करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। देखो भैया, कहा जा रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। देखो, केवल वर्धमान और ह्रासमान बोला गया है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान तो नहीं बोला गया, तो हम केवल वर्धमान और ह्रासमान की शर्त लेकर चलेंगे। सबसे पहले अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, अवकलन करने पर f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब आप चाहें तो अभी जो मेथड बताया था उससे आप जा सकते हैं, आप चाहें तो अंतराल बना के जा सकते हैं। तो कैसा किया जाए बताइए? अभी जो किया था उससे, ठीक। पार्ट पहले वर्धमान के लिए fx के fx के वर्धमान होने के लिए आवश्यक है कि f डैश x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f डैश x की जगह पर ये लिखेंगे 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इसको उधर भेज दिया, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अगर आप चाहते हैं कि आपका फलन वर्धमान हो, ओ आई एम सॉरी, -1 बेटा, यू आर राइट, x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ी होनी चाहिए। अब इंटरवल बना दीजिए इसका, x बिलोंग्स टू, देखो अगर ये -1 है तो -1 से बड़े नंबर किधर मिलेंगे? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड पे, तो सबसे लेफ्ट में क्या लिखा जाएगा? -1, और बाकी बड़े से बड़ा नंबर उसके राइट में मिलेगा। तो कहां तक जा सकते हैं आप? प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है? क्लोज्ड इंटरवल। तो बेटा ये वो इंटरवल है जिस पर दिया गया फलन वर्धमान होगा। इसके बाद सेकंड इसी का ले लेते हैं, f ऑफ x के ह्रासमान होने के लिए यह आवश्यक है कि f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये बराबर का हटा देंगे फिर प्रॉब्लम क्या आएगा? अब भी ह्रासमान है पर ये केवल निरंतर ह्रासमान की शर्त है, इसलिए उन्होंने निरंतर वगैरह बोला नहीं है, तो आप ह्रासमान की निकालो केवल। f डैश x की जगह पर भैया क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2x is less than or equal to -2, then x will be less than or equal to -1। x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से छोटी होनी चाहिए। अब -1 अगर यहां पर पड़ेगा तो -1 से छोटे नंबर सब इधर आ जाएंगे लेफ्ट पे, तो राइट में क्या लिखा जाएगा? -1, और छोटे से छोटा नंबर जाओगे तो कहां पर पहुंच जाओगे? -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल, इसको नहीं लेना क्योंकि यह परिभाषित कर देगा, लेकिन -1 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल भी लगा है साथ में। सो दिस इज द इंटरवल एट विच आवर गिवन फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन हमारा? 6 नंबर का ए पार्ट। आप प्लीज इसे सॉल्व कर लें जल्दी से, फिर आगे लगाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसे आप खुद करिए, आप कर सकते हैं। 6 का सी पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। इसको आप कैसे करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा बेटा -6x², ये हो जाएगा -18x, 9 दूना 18x, और ये हो जाएगा -12। एक का तो 0 हो जाएगा। आप अगर -6 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा फिर अंदर आपको? x² माइनस नहीं +3x और +2। बेटा यही तो आ जाएगा। x 6 3 18, 6 दूना 12। अब यहां पर प्लस का निशान है तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस करने से 3 आ जाए। 2 1 कम 2 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। और गुणनखंड आ जाता है सबको, तो ये हम करेंगे x+1 इंटू x+2। आप जब फैक्टराइज करेंगे तो ये f' की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इनका गुणा करा के देखिए, यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना ये है, f' को क्या करना है? 0 के बराबर लेना है। x के मानों के लिए f' शुड बी इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर ले लीजिए, तो -6x+1 x+2 इज इक्वल टू 0। ये -6 तो बउआ उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा। देखो, एक बार ये 0 के बराबर लिया जाएगा, फिर इसको 0 के बराबर लिया जाएगा। x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 यहां से, और यहां से क्या आ जाएगी? -2। अब अगर आप इसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो ये +∞, -∞, -1, यहां कहीं -1 हो गया, तो -2 जो होगा वो तो -1 से भी छोटा है, तो वो इसके और लेफ्ट में पड़ेगा जा करके। आपके ये 3 इंटरवल देखिए बन गए, 1 2 3। तो संभावित अंतराल कौन कौन से बने? पॉसिबल इंटरवल्स, एक बना -∞ 2, -2। ओपन लगाएं कि क्लोज लगाएं? क्लोज क्यों ना लगाएं? हम तो क्लोज लगा देंगे आज, कोई प्रॉब्लम? देखो, निरंतर तो नहीं कह रहे हैं ना, वर्धमान बोल रहे हैं, और वर्धमान के समय हम इस पे क्या कर सकते हैं? -2। क्यों? क्योंकि अगर हम f' में x की जगह -2 लिख भी देंगे ना, तो f' ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? 0। और 0 होने पर भी तो वर्धमान ह्रासमान जो होगा रहता है। समझ में आया? अगर निरंतर बोल देते फिर ये नहीं ले सकते थे। नहीं समझ में आया? तो अगर वो ऐसा करवाना था उन्हें, तो निरंतर बोलना चाहिए था उन्हें, पर केवल वर्धमान ह्रासमान चाहिए, तो हम केवल वर्धमान ह्रासमान निकालेंगे। दूसरा क्या है? -2 to -1, ऐसे। तीसरा क्या है? -1 to ∞। बात कुछ समझ आ रही है ना आपको? अब एक एक अंतराल पे चेक कर लो भैया। अंतराल -∞ to -2 पर f' माइनस अनंत से -2 ओपन क्लोज्ड इंटरवल पर f' की वैल्यू क्या होगी? देखो, -∞ से -2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो। बाई चांस आप -3 ले लिए होते तो -3 + 1, देखो एक तो माइनस आगे है, -3 + 1 -2 आता, ये भी माइनस हो जाता। -3 + 2 -1 आता, ये भी माइनस। कितने माइनस हो गए? 3। और 3 माइनस का गुणा करने से वैल्यू कैसे आएगी? माइनस में आएगी। तो इसका मतलब f' कैसा होगा? 0 से छोटा। लेकिन क्योंकि -2 भी हम ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, और -2 पर ये कैसा हो जाएगा? 0। तो इज इक्वल टू 0। इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब आप ये लेंगे तो फिर इसको ध्यान दीजिए।
और अगर निरंतर वर्धमान बोल देते या निरंतर ह्रासमान बोल देते फिर हम ये नहीं ले सकते थे। अगर ये नहीं आना चाहिए इसका मतलब -2 नहीं ले सकते थे फिर हम। भाई फिर से देखो, निरंतर ह्रासमान में ये इक्वल साइन नहीं आता, मतलब f डैश x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस समय फिर यहां पर भी हम ऐसा ले लेते, क्योंकि -2 रखने से तो 0 आ जाता है। हमको 0 नहीं चाहिए, मतलब हमको -2 नहीं चाहिए, तो ओपन लगा देते। लेकिन यहां तो केवल वर्धमान और ह्रासमान बोला है, निरंतर शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है ना। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं ना अच्छा लगे तो हम ओपन से ही कर दें फिर तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यही सही है तो आप करो ऐसे ऐसे। इसके लेने से बस इतना फर्क आ जाएगा कि f डैश x 0 के बराबर भी आना शुरू हो जाएगा। तो 0 के बराबर आना क्या गलती है क्या? बिल्कुल गलती नहीं है, ये ह्रासमान की शर्त है। तो ऐसा तो है नहीं कि डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है तो आप ले लो। इसलिए क्या बोल सकते हैं, अतः अंतराल -∞ to -2 पर प्रदत्त फलन कैसा है बेटा? ह्रासमान है। हाँ, अब याद रखें, अब ऐसा होने के बाद आप निरंतर ह्रासमान फिर नहीं लिख सकते, लेकिन ह्रासमान लिखने में कोई गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला चेक करिए। अंतराल क्लोज्ड इंटरवल -2 to -1 पर f डैश x के बारे में बताइए। देखो x की जगह -2 लोगे ये 0 हो जाएगा, -1 लोगे ये 0 हो जाएगा, -2 से -1 के बीच का कोई नंबर लोगे आप, -1.5 ले लो, -1 और -2 के बीच -1.5 पड़ेगा, -1.5 +1 ये कैसा आ जाएगा? -1.5 + 1 -0.5 कितना आएगा? उस पर जाओ ना, कैसा आया? -1.5 + 2 -1.5 + 2 +½ तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। क्या इसके साथ इक्वल लगाएं कि ना लगाएं? सोच लो, सोच के बताओ मुझे जल्दी से। लगाएं, और अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रही बातें? ठीक है। अतः अंतराल क्लोज्ड इंटरवल -1 to -1 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है। लास्ट इंटरवल पे चेक कर लो। अंतराल क्लोज्ड ओपन इंटरवल -1 to ∞ नहीं, पर f डैश x, अब -1 से अनंत के बीच में चेक करो f डैश x कैसा आएगा। तो -1 से ∞ के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 0 भी तो आएगा तो 0 ले लो। x 0 होगा तो ये कैसा? प्लस, ये भी प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस मीन्स लेस देन 0। क्या ये इक्वल टू 0 भी होगा इस अंतराल पे, या इसमें इक्वल वाला नहीं लगेगा साइन? लगेगा। किस वजह से? -1 के पास क्लोज्ड इंटरवल होने की वजह से, क्योंकि -1 ले रहे हैं आप, और -1 अगर लेंगे तो ये 0 होगा ही, तो इज इक्वल टू भी लगेगा। अतः अंतराल -1 to ∞ पर प्रदत्त फलन
ह्रासमान है। तो दो अंतरालों पर फलन ह्रासमान है। आप जानते हैं कभी कभी आंसर जब आप देखेंगे तो उसमें लिखते हुए तो ऐसा भी लिखा जाता है, इस अंतराल पर और इस अंतराल पर फलन कैसा है, ह्रासमान। तो f ऑफ x ह्रासमान है, तो x किसको बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है। ऐसा भी लिखा देखेंगे आप कभी कभी। क्यों? क्योंकि फलन ह्रासमान है x की कौन सी वैल्यूज के लिए, n वैल्यूज के लिए। ये वाले इंटरवल और ये वाले इंटरवल पर जो भी रियल नंबर मिलेंगे वो दोनों को मिला करके उस पर हमारा फलन ह्रासमान है। समझ रहे हैं? और fx वर्धमान है, उसके लिए x किसको बिलोंग करता है, -2 to -1 को। तो ये यूनियन का साइन लगा हुआ। समुच्चय सिद्धांत में आप पढ़ते हैं यूनियन, सम्मिलन, है ना। तो उसमें इस वाले भी नंबर ले लो, इसके भी नंबर ले लो, सब नंबर ले लो, उन पर फलन आपका कैसा बना रहेगा। तो ऐसा लिखावट में लिखा जाता है कभी कभी, आप नोट कर लीजिए इससे जल्दी से। और ई पार्ट इसका बता देते हैं हम आपको, ठीक है। आप तेजी से हाथ चला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट आप फिर से अपने आप से लगाएंगे। ई पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, एक्स माइनस 3 होल क्यूब, और इसके लिए भी वही काम करना है आपको। तो ठीक है, सबसे पहले अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बउआ हो देखो, ये दो फलनों का गुणनफल है बेटा, और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं आपको पता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, ये आ जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब लगाएंगे ना फॉर्मूला, और फिर x माइनस 3 का करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, इसका भी x क्यूब लगा के करो, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये f डैश x तो बेटा आ गया, आप इसमें चाहो तो कुछ कॉमन वगैरह कर सकते हो, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, अंदर 3 चला गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर चला गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर गया, तो एक x प्लस 1 बचेगा, इस पे प्लस 3 गया, ये गया, इसकी 2 पावर चली गई, 1 पावर बचेगी, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2, इतना समझ आया। f डैश x को 0 के बराबर लिखेंगे, इस पूरे नंबर को 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x के कौन कौन से मान मिलेंगे बता सकते हैं, यहां से मिलेगा -1, यहां से +3 और यहां से +1। इसके बाद आप नंबर लाइन बनाएंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, -1 कहीं यहां पर होगा, उसके बाद +1, उसके बाद 3। आपका ये कितने इंटरवल्स में कितने असंयुक्त इंटरवल्स बनेंगे, 1 2 3 4 असंयुक्त इंटरवल बन जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से। अब अच्छा बताओ, इसके आगे का पोर्शन आप नहीं कर पाओगे, इसको इधर की तरफ ओपन, इसके साथ क्या लगा लेना, क्लोज। आप चाहो तो ओपन भी लगा सकते हो, पर ओपन लगाना तो फिर f डैश x में इक्वल मत लगाना, क्लोज लगाना तो f डैश x में इक्वल भी लगा के चलना। तो ये सारा कुछ आपको समझ बूझ के करना है, और ये क्वेश्चन फिर से हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप इसे सॉल्व करिए। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप प्लीज हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
आगे के क्वेश्चन 7 नंबर या इससे आगे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलते ही मिलते हैं फिर अगली क्लास पे। थैंक यू।